हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट क्लास। ये हमारा पहला क्लास है किसका? पेपर 13 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। सो आज से हम एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं लॉ पढ़ने की, अपने माइंड्स को एनरिच करने की, हर तरीके से एस्पेक्ट समझने के, एंगल समझने की कि क्या है, क्यों है। एंड दिस इज ऑफ कोर्स सिलेबस 2022। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्लास है, तो भाई काफी सारा इंट्रोडक्शन होगा, काफी सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी बिफोर वी कैन प्रोसीड टू द मेन कंटेंट। सबसे पहला सवाल क्या है मैम? हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है हमको, कितना पढ़ना है हमको? तो आपका सिलेबस जो है बड़े कंप्राइज तरीके से एक ही पेज में यहाँ पे आ गया है, पर इस बात से एकदम भी धोखा मत खाइएगा, क्योंकि सिलेबस भर भर के है यार, बहुत कुछ है इसके अंदर। ऐसे एक टॉपिक लिख दिया कंपनीज एक्ट और 40% कवरेज दे दिया। आपको पता है कंपनीज एक्ट के अंदर कितना कंटेंट है? ऑल्दो कंपनीज एक्ट मतलब 470 सेक्शंस होते हैं, उतना हमें नहीं पढ़ना है, हमको कम ही पढ़ना है, बट फिर भी द कंटेंट इज ह्यूज। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा मैं नहीं बोल सकती सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, क्योंकि बीच में कुछ चीजें हैं, फिर कुछ चीजें नहीं हैं, फिर कुछ चीजें हैं। तो कुछ कुछ सेक्शंस, कुछ कुछ प्रोविजंस इनकॉर्पोरेटेड है, कुछ कुछ नहीं है। वो सबसे पहले हम अपना सिलेबस कमेंस करेंगे विद कंपनीज एक्ट ओनली, और जब हम कमेंट्स करेंगे तो अनडाउटेडली यू विल अंडरस्टैंड द फ्लो कि क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ने वाले हैं। सो जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है, यू कैन सी नाम से ही हमको पता चलता है कि भाई दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉर्पोरेट लॉ एंड समथिंग कॉल्ड एज इकोनॉमिक लॉ। कॉर्पोरेट लॉ और इकोनॉमिक लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में तीन चीजें हमको दिख रही हैं, एक तो कंपनीज एक्ट, दूसरा आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जिसका 10% कवरेज है। और मैं कहूँ कि आज के ज़माने में आईबीसी अनडाउटेडली इट्स ब्यूटिफुल टॉपिक और बहुत 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 ज़्यादा रेलिवेंट है फॉर द प्रोफेशनल्स, तो आना चाहिए। एंड यू विल गेट अ गुड एक्सपोजर इवन व्हाइल लर्निंग दिस। ठीक है। एंड थर्डली कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल्दो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी आउटडेटेड या थोड़ी सी हिस्टोरिकल भी होती हैं, बट देन इफ यू रिलेट टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड देन यू विल अंडरस्टैंड इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। तो इसकी भी 10% कवरेज दी हुई है। ये आपको थोड़ा सा नॉट सो इंटरेस्टिंग लग सकता है इन कंपेरिजन टू अदर थिंग्स, बट देन इट हैज़ अ गुड कवरेज, तो हमें इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है। सेक्शन बी, इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशंस, 40%। 60% हमारा कॉर्पोरेट लॉ, 40% हमारा सेक्शन बी इकोनॉमिक लॉज। उस 40% में हमारे पास सेबी रेगुलेशंस है, काफी सारी चीजें हैं सेबी एक्ट और कुछ रेगुलेशंस। 10% का कवरेज रखते हुए कॉम्पिटिशन एक्ट 5%, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 5%, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कलेक्टिवली 5%, MSME cyber security, I would say the two new fresh things which have been introduced, और मैं especially cyber security, data privacy and even MSME because it has been the growing sector. तो ये जो आपकी नीड ऑफ द आवर है, ऐसे टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है, which is great, right? So 5% each, and then we also have some laws relating to एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो हमारे पास एक एक्ट है एक्चुअली, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसके रिस्पेक्ट में एंड सम अदर टॉपिक्स आई वुड से, वो सारी चीजें हमको पढ़नी है, जिसकी अगेन कवरेज है 5%। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारा सब्जेक्ट का ओवरव्यू है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए 60%, सेक्शन बी 40%। मैम क्वेश्चंस हमसे कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस आप सबको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके के पूछे जाते हैं। फिर जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, सिर्फ भर भर के हमसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेंगे, नहीं। इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ बोथ। तो हमें अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि हम दोनों को बड़े कन्वीनियंटली आंसर कर सके, ना तो हमको आंसर राइटिंग में दिक्कत हो और ना हमसे शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो वो हमको रिटेन करने में प्रॉब्लम हो। ओके, सो आई थिंक इतनी बात क्लियर है। चलिए शुरू करना है हमको। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस।
ठीक है, फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। व्हेन वी कम इकोनॉमिक लॉ तब हम इसको डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल कॉर्पोरेट लॉ, मैम ये क्या होता है? एट द फर्स्ट प्लेस, लॉ क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय लॉ? लॉ तो हमने बहुत बार सुना है एंड मोस्टली हमको पता भी है कि लॉ क्या होता है और क्या नहीं होता है, बट फिर भी जस्ट एन आइडिया, व्हाट डू यू थिंक इज लॉ? लॉ, set of rules and regulations. लॉ क्या है हमारे? कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ एक बहुत वाइड टर्म होता है व्हेन वी टॉक अबाउट एक्ट। मैंने अभी सिर्फ इतना ही कहा है, मैं आपको थोड़ी से बेसिक्स पे लेकर चलती हूँ। ऑल्दो आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग अबाउट दीज बेसिक्स, बट मुझे भी लगता है ना यार, थोड़ा सा पता हो। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे आके भी, फाइनल्स में आके भी खो सा जाएगा। बिकॉज एट दिस स्टेज वी एक्सपेक्ट यू, आज आपके लिए ये सब्जेक्ट नया नहीं है, लॉ आपने बहुत बार पढ़ा है तो आपको लॉ के बेसिक जरूर पता होंगे, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस लेवल पे आके भी नहीं पता होता है। तो फॉर देम तो बस सुन लो भाई, अगर पता है तो थोड़ा सा बड़प्पन दिखा के सुन लेते हैं। कौन लॉ बनाता है? हमने कहा कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्यों रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत होती है? अरे रूल्स एंड रेगुलेशन की तो जरूरत हर जगह होती है। वो एक क्रिकेट मैच हो, एक फुटबॉल मैच हो, हमारे घर में रहना हो, हमारी सोसाइटी में बिहेव करना हो, हर जगह हमें लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए ही चाहिए, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू लिव इन अ सिविलाइज सोसाइटी। और अगर सब अपने मन की करेंगे, हमारे देश में यार भांति भांति के लोग हैं, रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग, बहुत सारे तरीके के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग जनरेशन के लोग हैं। सो दे ऑल कैन नॉट कम टू अ कंसेंसस कि हाँ ये कर रहा है तो ठीक ही कर रहा होगा। भाई जब सब चीज ठीक करते हैं और लॉफुल करते हैं तब तो उसमें चार लोग नुक्स निकालने आ जाते हैं। तुमने ये किया, ये तो भाई गलत किया आपने, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था भाई, तो कैसा करना चाहिए था आप ही बता दो। कानून के दायरे में हम सही काम कर ले वही काफी है, लोगों की नजर में तो हम सही कभी नहीं हो सकते। तो कैसे चलेंगे? हम बोल रहे हैं राइट, वो बोल रहे हैं लेफ्ट, ऐसा करो नहीं ऐसा करो, ऐसा करो ऐसा करो, तो हर दिन कितने झगड़े होंगे, हम पीसफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे। राइट, टू लिव अ पीसफुल लाइफ वी नीड सम रूल्स। पर हम किसी और का बनाया हुआ नियम तो न मानेंगे। व्हाई विल वी फॉलो देयर रूल्स? नहीं नहीं, हमको नहीं फॉलो करने, हम क्यों फॉलो करें? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, भाई इंडिया के द देन कॉल्ड लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स, उन्होंने एक बहुत ही कमाल की चीज बनाई, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत के संविधान में बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि हाउ इंडिया विल बी, हाउ आवर कंट्री विल बी। मतलब ना कैसी होगी हमारी कंट्री? हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक होगी, सोवरन होगी, मतलब इंडिपेंडेंट होगी, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होगी, सेक्युलर होगी, मतलब इसका कोई धर्म नहीं होगा, it will have no religion, although people of India will be free to practice their own religion, but हम किसी रिलीजन को फेवर नहीं करेंगे। हम नहीं बोलेंगे कि नहीं आप हिंदू ये करना है या ये नहीं करना है। हम ना तो किसी को मना करेंगे कुछ और ना तो किसी को फेवर करेंगे, तो हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। तो इसने बताया कि इंडिया कैसी होगी, इंडिया कैसी होगी। ठीक है, दूसरी चीज इंडिया चलेगी कैसे? डेमोक्रेटिक, the supreme power will lie in the hands of people। सारे लोग तो बैठ के रूल नहीं बना सकते। 130 करोड़ जनता किस किस से पूछोगे हाँ माना नहीं माना, ये किया वो किया? तो दे वर्क थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सो अल्टीमेटली द पावर टू मेक लॉज इज विद द पीपल ओनली। अब हम खुश, भाई हमने ही तो इनको इलेक्ट करके बोला है कि आप नियम बनाओ, इन्होंने हमारे बिहाफ पे नियम बना दिया, अब जो बनाया मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर पेनाल्टी भी लगती है। ठीक है, हो सकता है हमने इलेक्ट नहीं किया, हमने इनको वोट नहीं किया तो वो इलेक्ट हो गए, भाई अब ऐसा तो होगा ही होगा। इसी घर में अगर 10 लोग हैं और एक डिसीजन लेना है तो मेजोरिटी ही डिसीजन लेती है। अगर आप उस मेजोरिटी में फॉल नहीं कर रहे हो तो भी वो डिसीजन आपके ऊपर बाइंडिंग होता ही है, वैसे ही देश चलता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि लॉ कौन बनाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आई कैन से
I can say that constitution is the supreme law. सबसे सुप्रीम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि इंडिया जो है it's Republic of India or a democratic nation. That means ultimately public has supreme power. जनता के पास सबसे हाईएस्ट पावर होगी. They will elect government. राइट अब हम कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं? हमारे पास दो तरीके के इलेक्शंस होते हैं. एक होते हैं लोकसभा इलेक्शंस और एक होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन. स्टेट लोकसभा इलेक्शंस मतलब हमने अपने वहां से देखा, हमें लगा कि ये बंदा ठीक है, ठीक काम करेगा, हमारी बातें समझता है, हमारी बातें सुनता है, हमारी तकलीफ समझता है, और इस बंदे को हमने इलेक्ट कर दिया. अब ये जो पर्सन है ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे लोकसभा में. ही विल बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. लोकसभा. लोकसभा इज व्हाट? इट इज अ सभा, इट इज एन असेंबली. लोगों का मिलने का एक समझ लो, वहां पे लोग मिलके फैसले लेते हैं कुछ, तो ये भी उसका हिस्सा होंगे. वहां पे कुछ सीट्स है, ये भी उसका हिस्सा होंगे. ऐसे देश में अलग अलग जगह से चुन के लोग आएंगे, वो वहां पे बैठेंगे. मान लो अगर लोकसभा में 500 में 300 सीट, एक फिक्टिशियस रैंडम नंबर बोल रही हूं, 500 में मान लीजिए 300 सीट एक पार्टी को मिल गई, बीजेपी को. ठीक है, वो हमारी क्या बन गई? रूलिंग गवर्नमेंट बन गई. उनको बहुमत मिली है, उनको मेजोरिटी मिली है, सो दे आर द वंस हु फॉर्म द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग लॉज, ट्रस्ट मी, वी आर मेकिंग लॉज. हम लॉ बना रहे हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पावर टू मेक लॉज इज विद parliament. Parliament is not equal to central government. Parliament is equal to Lok Sabha plus Rajya Sabha plus president. The president is also elected, although ऐसे डायरेक्ट इलेक्शंस हमारे नहीं होते हैं. ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं बात नहीं की गई है. मतलब जिसकी मेजोरिटी और जिसने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, जिस पार्टी ने, हम उस पार्टी की वो थोड़ा ना लॉ बना रहे हैं. तो अगर हम कहें मोदी जी ने लॉ बनाया, मोदी जी ने लॉ बनाया, मोदी जी ने लॉ नहीं बनाया. हाँ, मोदी जी के रहते हुए लॉ बना. लॉ किसने बनाया? हमने बनाया, क्योंकि लोकसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं. मैम राज्यसभा में कौन बैठता है? राज्यसभा में भाई हम जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस करते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे एमएलएज होते हैं ये एक्चुअली इलेक्ट करते हैं लोगों को, और वो राज्यसभा में जाके बैठते हैं. वो हमारे एमपीज होते हैं, तो इनडायरेक्ट तरीके से आप समझ लो, बट लोग हमारे ही बैठे हैं. तो हम ही तो कर रहे हैं. लॉ की पावर टू मेक लॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दी है, कि जो लॉज आपको बनाने हैं जो पूरे देश पे चले. जैसे इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में अगर आपको लॉ बनाना है तो इसकी पावर पार्लियामेंट में है. हमारे पास तीन तरीके की लिस्ट है. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स हैं जिनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर वो क्या कर सकते हैं? लॉ बना सकते हैं. कॉन्करेंट बोथ, एंड यूनियन लिस्ट ऑफ कोर्स द पार्लियामेंट. हमारे लिए हमें ये सारे लॉज नहीं पढ़ने, हमको ये पढ़ना है सेंट्रलाइज्ड, जो पूरे देश पे एप्लीकेबल होते हैं. सो पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक सेंट्रल एक्ट्स. जिन मैटर्स के लिए परमिटेड है उन्हीं मैटर्स के लिए आप बनाओगे. जिन मैटर्स के लिए परमिटेड है हम उन्हीं मैटर्स के लिए बनाएंगे. ठीक है, तो जो मैटर परमिटेड होते हैं उनके पास पावर होती है, वहां से वो बनाते हैं, लॉ बनाते हैं. ठीक है, अभी एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट वो बनाते हैं. सो अल्टीमेटली इट्स नॉट द गवर्नमेंट विच इज मेकिंग लॉ. हमारी अगर हम बात करें फंक्शंस,
कि इंडिया में कैसे काम चलता है, तो 3 तरीके की बॉडीज होती हैं। एक होती है एग्जीक्यूटिव, एक होती है लेजिस्लेटिव और एक होती है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाना। ये किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, उन्होंने कहा ये कानून होगा, इस कानून की जरूरत है। और उनको पावर दी गई है कि जब जब किसी भी कानून की जरूरत हो तो आप देखिए और आप कानून बनाइए। हमारे लोग ही वहां पे बैठे हुए हैं, उन्हीं वही प्रपोज करते हैं कि ये कानून बनना चाहिए, वही डिस्कस करते हैं, वही अप्रूव करते हैं, मेजोरिटी से वो पास होता है, पहले लोकसभा के थ्रू, फिर राज्यसभा के थ्रू, एंड लास्ट में प्रेसिडेंट अगर उसको सहमति दे देते हैं तो वो कानून बन जाता है, एक एक्ट बन जाती है। ठीक है, तो ये बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का, प्लस अदर्स। मैं एक एग्जांपल दे रही हूं। एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ बना हुआ है, हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट का काम है देश को चलाना, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये किसका काम है? ये है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम, ये है हमारी रूलिंग गवर्नमेंट का काम, ये है हमारी जहां पे भी जिसको भी इलेक्ट किया हुआ है उस बंदे का काम। तो executive function is discharged by government, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनका काम है ये करना। ठीक है, और जुडिशरी तो हमारे पास अनडाउटेडली कोर्ट्स वगैरह है ही है। ठीक है, ओके। अब मैम आपने एक टर्म यूज किया लॉ और एक टर्म यूज किया एक्ट। हमें पता है कि ये एक बिल ड्राफ्ट होता है, ये पहले लोकसभा के पास जाता है, पब्लिश होता है, लोकसभा के पास जाता है, वहां डिस्कशंस होते हैं, फिर पास होता है, उसके बाद ये जाता है राज्यसभा के पास, और उसके बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और इनकी अप्रूवल मिल जाती है तो ये बन जाता है एक एक्ट। तो बिल से एक्ट ऐसे बनती है। ठीक है मैम, लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस है? लॉ का मतलब अगर मैं बोलूं एक्ट प्लस में भी रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, राइट, और हमारे पास सर्कुलर, हमारे पास नोटिफिकेशन, सब चीज आ गई। सो लॉ इज अ वे ब्रॉडर टर्म। एक्ट किसी भी स्पेसिफिक चीज से जुड़े हुए सारे नियम को एक जगह संगठित करके आपकी रूल बुक की तरह होती है। एक्ट इज अ काइंड ऑफ रूल बुक कंटेनिंग ओनली स्पेसिफिक मैटर्स। मतलब जैसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स से जुड़ी हुई बातें इनकम टैक्स एक्ट में, कंपनी से जुड़ी हुई बातें कंपनीज एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़ी हुई बातें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हुई बातें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में। तो हमारे पास इस तरीके से एक्ट होती है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, रूल्स, रेगुलेशन। कंपनीज एक्ट में भी यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ रूल्स। ये करना है, ये कानून बन गया है, पर ये कैसे करना है ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम बनाया है, वो बताते हैं हमको। ठीक है, ये सारे के सारे बेसिक्स हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसको इनडेप्थ नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा प्राइमा फेसी बता रही हूँ, ताकि ऐसा नहीं हो कि एकदम आप बेसलेस स्टार्ट करो कि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं हो। ठीक है, चलो, राइट, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, अब हम आते हैं वापस कॉर्पोरेट लॉ। लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉर्पोरेट के। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है मैम? कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी भी हो सकता है और अदर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। कंपनी एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अदर बॉडी कॉर्पोरेट एग्जाम्पल LIC। तो कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट का मतलब ये दोनों हो सकता है। मैम क्या इन सबसे जुड़ा हुआ हमारा लॉ है? वेल,
पहली चीज जो हम अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रीड द वेरी फर्स्ट थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू रीड अबाउट द बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, बट द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड इज कंपनीज एक्ट 2013. It applies on company. मैम क्या है कंपनी? कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी क्या है? अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. विल रीड अबाउट कंपनी. हमारा जो पहला चैप्टर है हमारे सिलेबस में, विच इज कंपनीज फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, उसमें हमको कंपनी के बारे में पढ़ना है. ऑल्दो आपने कंपनी के बारे में आप जानते होंगे, बट फिर भी आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ाऊंगी आप, ठीक है. बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में कोई सिमिलैरिटी होती है क्या? दोनों के सेम फीचर्स होते हैं मैम. एक लाइन लिखती हूं, और कंपनीज और body corporate but all body corporate are not companies. कंपनी का मतलब सिर्फ वही कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड. बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब वो जिनके पास कुछ फीचर्स हो. तो कंपनी के पास तो वो फीचर्स होते ही होते हैं, तो कंपनी को भी हम कॉर्पोरेट मानते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं. पर सारी बॉडी कॉर्पोरेट्स कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, इसलिए हम सबको कंपनीज नहीं मान सकते. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट, इट अप्लाइज टू कंपनीज. अभी उसके एप्लीकेशन और अच्छे से समझेंगे, बट इवन बिफोर, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, आज हमारा पहला क्लास है. आई नो द स्टूडेंट्स आर फिल्ड विद डाउट्स. मैम क्या करना है, कैसे करना है, ये जो आपने लिखा है ये लिखना है क्या, ऐसे नोट्स बनाने हैं क्या, ये करना है क्या, वो करना है क्या, बहुत सारे मन में सवाल होते हैं. तो पहले उन सवालों को दूर करते हैं, उसके बाद हम अपना चैप्टर का थोड़ा सा फ्लेवर ले लेंगे आज, ठीक है. शुरू नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा फ्लेवर ले लेंगे, ठीक है. उसके बाद सेकेंड क्लास में विल कंबाइन. ओके, नाउ लॉ. थ्योरी सब्जेक्ट है मैम, नंबर लाने तो बड़े मुश्किल हो जाते हैं. क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई? इसमें 4 स्टेप का प्रोसेस होता है. अंडरस्टैंडिंग, बहुत बार सुना होगा ये सब, है ना. समझ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी. इसमें आई वुड से कि 90% रोल मेरा है, शायद 10% आपका होगा, टू कीप योर आईज एंड माइंड्स वाइड ओपन, है ना. तो इसमें आपका थोड़ा सा कम रोल और मेरा थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है. आज से हम एक जर्नी शुरू कर रहे हैं यार. टुगेदर वी हैव टू अचीव द सक्सेस, है ना. हमें झंडे गाड़ के आने हैं, इतना समझ लो. तो अंडरस्टैंडिंग वाले में थोड़ा सा रोल मेरा ज्यादा और थोड़ा सा आपका कम, ठीक है मैम. दूसरी चीज आती है, अरे यार मैं लिखती हूँ ये इरेजर आ जाता है. लर्निंग, याद करना. ये बच्चों के लिए इनिशियली बहुत इजी होता है और बाद में जाके डिफिकल्ट बन जाता है. मतलब जब मैं पहला चैप्टर बताऊंगी ना, आपको सब बड़े आराम से याद होगा. सेक्शन नंबर्स भी रच रच के याद कर लेते हैं बच्चे, ये भी याद वो भी याद. प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब आप देखते हो इतना याद किया, इतने की भी कोशिश की, इतने की भी कोशिश की, अरे तो खत्म ही नहीं हो रहा है. समंदर जैसा सिलेबस है, कितना याद करें. और जब हम पहला याद करते हैं, दूसरा याद करते हैं तो पहला भूल जाते हैं, तीसरा याद करते हैं तो दोनों भूल जाते हैं. तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है मैम. एंड इनिशियली वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास भर भर के टाइम होता है, पर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है. बाद में हमारे पास समय कम. टारगेट्स क्या होता है? स्लोली स्लोली अभी तो चल रहे हैं तो बड़े आराम से हो जाते हैं. जब बाद में लगता है अरे यार बस इतना सा टाइम बचा है, सो वी हैव टू पिक अप द पेस, एंड इन पिकिंग अप द पेस समहाउ लर्निंग रह जाती है. तो मैम इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? इसका सॉल्यूशन एक ही है जो शायद आपने हजारों बार सुना हो, पर
इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, इम्प्लीमेंट अब करना है। मैं हमेशा हर बच्चे को ये बात कहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी के सीईओ, कंपनी के जिस दिन बनेंगे बनेंगे, अपनी जिंदगी के आप सीईओ हमेशा से हायर, फायर एंड प्रमोट योर हैबिट्स अकॉर्डिंगली। अपनी जिंदगी में तो सच्ची हैबिट्स डालो यार। आज से बुरी हैबिट्स को फायर कर दो, अच्छी हैबिट्स को हायर कर लो। और अगर ये कर लिया देन लर्निंग वोंट बी डिफिकल्ट। ठीक है, तो याद करना मुश्किल नहीं होगा। याद करने के लिए मैम हम क्या कर सकते हैं, याद करने के लिए क्या क्या करना है? कहीं कहीं लर्निंग निमोनिक्स होते हैं हमारे, जो हमें याद करने में हेल्प करते हैं। एंड कहीं कहीं क्लास में इन्वॉल्वमेंट, क्लास में राइटिंग, क्लास में रिपीटिंग विद मी, इवन इफ आई कैन नॉट लिसन टू यू। आप में से वर्चुअली कनेक्टेड हो, नहीं सुन सकते मैं, फिर भी अगर मैं बोलती हूँ ये क्या है, ये रिपीट करो, आपको लगेगा कि पागल वागल है हम, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा, अकेले बैठ के ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। सोचने दो, जो जो सोचेगा उसको वो सोचने दो, आप रिपीट करो। आपको जो मैं बोल रही हूं आप लिखो, बिना बात के लिखो, लिखो। आप क्लास में इन्वॉल्व रहो। एंड the third step that comes is revising is very important in learning also. First, revision within 24 hours. क्लास किया, रिवाइज जरूर करो। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो इतना पछताओगे ना कि उसके बाद में ही समझ में आता है, पहले तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। अभी तक क्या होता था, ठीक है छोटा छोटा सिलेबस है, लास्ट डे पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, बुक पढ़ लिया, लास्ट टाइम में ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। ट्रस्ट मी यार, एक बार इस जर्नी पे कदम रख के तो देखो, ऐसा करके तो देखो, आप कितना सुखी रहोगे। सुखी रहने में कोई दुख प्राप्त होता है क्या? नहीं, मतलब हमें तो तकलीफ से ही गुजरना है। क्यों तकलीफ से गुजरना है? अच्छा भला आपका सब्जेक्ट निकल सकता है, बड़े अच्छे नंबरों से निकल सकता है। हमको छोटे मोटे टारगेट थोड़ा लेने हैं, हमारा टारगेट है कम से कम 70+ मिले यार लॉ में। तो ये टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो ये करना ही करना है। और बाकी मैं आपको बताती रहूंगी क्या हमें कैसे करना है। लास्ट चीज आती है हमारी प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन में भी हमारी राइटिंग प्रैक्टिस एंड हाउ वी हैव टू प्रेजेंट, ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विल ग्रेजुअली कंटिन्यू टू डू दैट। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे आई टेल यू। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ ये जो मैंने लिखा है राइटिंग, मैम ये क्या है? क्या क्लास में हमें कुछ लिखना है? मतलब हमें क्या शॉर्ट नोट्स बनाने हैं? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। यू डोंट हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स, मतलब आपको फेयर शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर दैट वी हैव चार्ट्स, राइट? हम आपको रिवाइज करने के लिए समराइज्ड वर्जन देते हैं, तो आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है। पर आपको एक कॉपी स्ट्रेट आज से ही बनानी पड़ेगी। उस कॉपी में आपको, मुझे पता है कि क्लास के साथ साथ बड़ा सुंदर सजा के ऐसे फेयर तरीके से नहीं लिखा जा सकता जिसको आप फ्यूचर में रेफर कर सको फॉर रिविजन। हर एक पॉइंट नहीं लिखा जा सकता, मिस हो जाता है, और उसके बाद आप बहुत ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते कि हम नोट्स ही बनाए सुंदर तरीके से। आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, प्रोफेशनल पढ़ाई आप कर रहे हो, तो वी अंडरस्टैंड दैट। बट कॉपी में आपको क्या लिखना है? जैसे मैं जो भी पढ़ाऊंगी, तो मैं अगर कुछ बोल रही हूँ, मैंने कोई एग्जाम्पल दिया, जैसे अभी हमने ऊपर ये नोटिंग की, ठीक है, तो मैंने ये लिखा, या आप कॉपी में लिखो। ठीक है, मैंने ये लिखा, या आप कॉपी में लिखो। जब आप मेरे साथ लिखते हो तो उसका एक फायदा ये होता है कि आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हो। ठीक है, नहीं तो बस आप ऐसे सुनते हो तो फिर सुनने में ख्यालों में कोई आ गई तो फिर आप वहीं खो गए, भैया यहाँ क्लास कहाँ चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। और लिखते हो तो जो लिख रहे हो दिमाग में थोड़ा थोड़ा जाएगा ना, तो कोई आ नहीं पाता है आपके थॉट्स में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन्वॉल्व एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन लॉट अदर वेज टू लिखना है। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखना है, एक कॉपी बना लेनी है और उसमें लिखना है। कुछ फेयर नहीं बनाना है, तो ये नहीं सोचना मैम ये नहीं लिखा, ये लिखना है क्या। ऐसे मैं बताऊंगी नहीं आपको हर स्टेप पे कि ये लिख लो और ये नहीं लिखो। ठीक है, बट इस टाइप की चीजें या एग्जाम्पल्स जो मैं बोलती हूँ वो आप लिखो तो आपके लिए बेहतर है। हम कोई भी सेक्शन कमेंट्स करते हैं, जैसे मैंने बोला सेक्शन 40 हेडिंग डालो और इसमें जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया, कोई चार्ट बताया, कुछ नहीं बताया तो कुछ मत लिखो, नॉट नीडेड। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे हम, राइट? चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट with our first chapter.
कंपनीज फॉर्मेशन एंड कन्वर्शन। इस चैप्टर में क्या है, हमारा जो 2022 का सिलेबस है उसमें इस चैप्टर में ब्रॉडली 4 चीजें हैं जो कवर्ड है। सम बेसिक्स रिलेटेड टू द कंपनी, कंपनी क्या होती है क्या नहीं होती है, उसकी कुछ डेफिनेशंस एंड ऑल दैट, कंपनी कैसे बनती है उसके कुछ मैटर्स, डॉक्ट्राइन्स एंड ऑल दैट, देन कन्वर्जन ऑल्सो, एंड देन वी हैव कन्वर्जन ऑफ LLP। तो LLP का भी हमारा एक सेक्शन है, रेड विद रूट्स, तो थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, वो भी हमें पढ़ना है, एंड समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन कंपनीज, जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की बात होती है। ठीक है, ये तीनों चीजें हम इस चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे, बट व्हेन आई से फॉरेन कंपनीज हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। मैंने लिखा है गिवन अंडर दिस चैप्टर डिस्कस्ड लेटर, बिकॉज यू आर टू अर्ली टू डिस्कस दिस। अभी बहुत सारी चीजें, अभी आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं पता, आपको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है, तो आप कैसे वो चीजें समझ पाओगे। तो फॉरेन कंपनी एक बहुत थोड़ा हैवी कंसेप्ट है, जिसको समझने के लिए अभी हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तो इट्स टू अर्ली, एंड फर्स्ट चैप्टर में इतना हैवी कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ा सकती। तो ये पोर्शन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इफ यू कंपेयर विद द मटेरियल तो आपको लगेगा, सो यू डोंट नीड टू डू दैट एनीवेज, बट फिर भी ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइन, ओके, ग्रेट मैम। नाउ कंपनी का मतलब कुछ लोग साथ में आके काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके क्या फायदे होते हैं क्या फायदे नहीं होते वो सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, वो जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है या प्रीवियस लॉज में इनकॉर्पोरेटेड है। जैसे हमारी कंपनीज एक्ट 2013 लगभग 10 साल पुरानी, लगभग। हमारी ये कंपनी जिसका मैंने एग्जांपल दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लगभग 50 साल पुरानी, उसको कंपनी नहीं माने क्योंकि वो कंपनीज एक्ट 2013 में तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकती भाई, ये तो अभी आई और वो तो कब की है, तो वो भी कंपनी है। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड थी। हमारे पास इसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, 1913 था, 1866 था, बहुत सारे थे, तो वो प्रीवियस कंपनी लॉ में भी अगर रजिस्टर्ड थी तो भी हम उसको कंपनी मानेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 29 चैप्टर्स, उन चैप्टर्स में 470 सेक्शंस एंड देयर आफ्टर 7 शेड्यूल्स, राइट, एंड a lot of content in rules. Companies Act 2013, 29 chapters. इसमें से, although we write this in Roman, इसमें chapter 1 contains 2 sections, section 1, section 2. Section 1, short title, extent, commencement, applicability. Section 2, definitions. शॉर्ट टाइटल, एक्ट को हम कंपनीज एक्ट बुलाएंगे। एक्सटेंट, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट 29 अगस्त 2013। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी जैसे हमने एक्सटेंड भी बोला कि हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, वैसे एप्लीकेबिलिटी भी होती है। हमने कहा कि ये चीज बच्चों पे अप्लाई होती है, मान लो हमारे घर का एक नियम बना और हमने कहा ये चीज बच्चों पे अप्लाई होती है, कल को पड़ोसी का बच्चा हमने देखा और वो क्या कर रहा है, रात में 2 बजे घर आ रहा है, हमने कहा अरे यार इसने तो नियम ब्रेक कर दिया। एप्लीकेबिलिटी और आपके घर के बच्चे, अपने घर के बच्चे कंट्रोल नहीं हो रहे, पड़ोसी के क्या कंट्रोल करोगे, तो अपने घर के बच्चे, एप्लीकेबिलिटी वो है हमारी। तो हमने जो नियम बनाए इनकी एप्लीकेबिलिटी किस पे होती है, मतलब मैम कंपनीज एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लाई करेगी, बट जैसे अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मेरे ऊपर भी कंपनीज एक्ट अप्लाई कर जाएगी क्या? नहीं। अगर आप कंपनी को
इस एक्ट में या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ में, तो आपके ऊपर ये एक्ट लगेगी, तो आपके ऊपर ये एक्ट लगेगी। 3 स्पेशल तरीके की कंपनीज, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इन 3 तरीके की कंपनी पे भी ये एक्ट लगेगी। अब एक प्रॉब्लम आती है, जब शादी हो जाती है, बीवी की सुने या माँ की सुने, प्रॉब्लम आती है ना। बीवी की सुनो तो माँ नाराज हो जाएगी, माँ की सुनो तो बीवी नाराज हो जाएगी, दोनों की सुने तो मान नहीं सकते, कॉन्फ्लिक्ट है ना। अगर दोनों एक ही बातें बोले तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो दोनों खुश। पर अगर दोनों की बातें अलग अलग तो किसकी सुने? बैंकिंग कंपनी, भाई ये कंपनी है जैसे एक्सिस बैंक लिमिटेड, अब ये बैंक भी है और ये कंपनी भी है। बैंक है तो हमारे पास एक एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हमारे पास आरबीआई भी है, आरबीआई भी कंट्रोल करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट गवर्न करती है सारे बैंक्स को, और क्योंकि ये कंपनी है तो इसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लगी हुई है। अब अरे 2 स्टैट्यूट लगे हुए हैं। अब ये बेचारा बैंक किसकी सुने? अगर कंपनीज एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक ही बात बोलेंगे तो आप को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर अगर ये दोनों अलग अलग बात बोलेंगे तो हम किसकी सुने? माँ और बीवी में कोई सोल्यूशन नहीं है, बट यहाँ सोल्यूशन है। यहाँ सोल्यूशन क्या है? आप स्पेसिफिक रेगुलेशन की सुनोगे, मतलब यहाँ पे आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यहाँ पे इंश्योरेंस एक्ट एंड एडा एक्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये 3 रिस्पेक्टिव रेगुलेशंस हैं। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी होती है, मतलब कंपनीज एक्ट और ये 2 अलग अलग बातें कहती हैं, तो आप इन एक्ट्स की सुनोगे। ऐसी एप्लीकेबिलिटी है, ये स्पेशल एप्लीकेबिलिटी है। कंपनीज एक्ट की हमेशा नहीं सुननी है, अगर इनकंसिस्टेंसी है तो इनकी सुननी है। ओके, राइट। सो कंपनीज एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. Provisions of the Act shall apply to companies under this Act or previous company law, insurance, banking, electricity. So far, the provisions are consistent. If they are inconsistent, then you will listen to the specific regulation. कोई भी और कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्नड हो, एंड कोई भी और बॉडी कॉर्पोरेट जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करती, ठीक है, इन पे कंपनीज एक्ट लगता है। कंपनीज एक्ट में हमारे पास कुछ अथॉरिटीज होती हैं। हमने बोला कि गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन करता है ना, मतलब गवर्नमेंट बताता है कि ये काम कैसे करो। एग्जीक्यूटिव, जो लॉ बन गया है वो लॉ एग्जीक्यूट हो, सब उसको माने, इस बात को इंश्योर करना गवर्नमेंट के हाथ में होता है। गवर्नमेंट काम करता है थ्रू अपनी मिनिस्ट्रीज, और हमारे पास एमसीए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो कंपनी के मैटर्स पे डील करता है। तो अगर हमारे पास कंपनीज एक्ट है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, एक्ट बनाई, और उसमें बोल दिया कि कंपनी आपको ये कंप्लायंस करना है, कंपनी आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है, किसको देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, ये सब कौन बताएगा? मिनिस्ट्री के बनाए हुए रूल्स। तो ये रूल्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हमारी हर एक चीज एमसीए के अंडर आती है। एमसीए इज द गवर्निंग थिंग ऑफ कंपनीज। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास आरओसी है, आरडी है, एनसीएलटी है, एनसीएलएटी है। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मतलब who maintains records relating to company, appointed in every state. भाई हर एक स्टेट में आरओसी होता है, 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे डबल आरओसी भी है। हर स्टेट में आरओसी होता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हम कंपनी बनाते हैं, हम उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो हमारे डॉक्यूमेंट संजो के रखते हैं।
फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो हमारी बैलेंस शीट संजो के रखते हैं, तो वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर करके रखते हैं। वो स्टोर हाउस होते हैं, एक तरीके से रजिस्ट्रार होते हैं जिनके पास सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, और उनके पास कुछ और पावर्स भी हैं, छोटी मोटी परमिशन देने की। इनके ऊपर आता है आरडी। आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर कौन होता है? जो आरओसी को सुपरवाइज करता है। कौन से आरओसी को? जो उनके रीजन में फॉल करते हैं। तो मे बी इस रीजन को असाइन कर दिया गया, उस रीजन में 3 आरओसी आ गए, तो वो तीनों आरओसी की वर्किंग को सुपरवाइज करेंगे। सुपरवाइज वर्किंग ऑफ आरओसीज, ठीक है। और ये दोनों नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये दोनों क्या हैं? एक्ट एज जज अंडर, एक्ट एज जज नहीं, एक्ट एज कोर्ट अंडर कंपनीज एक्ट। ये हमारी जुडिशियल बॉडीज होती हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो हम नॉर्मल कोर्ट के पास नहीं जाते, हम एनसीएलटी के पास जाते हैं। एनसीएलटी से खुश नहीं तो एनसीएलटी के पास जाते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना काफी है, बाकी आप जैसे जैसे जो धीरे धीरे चीजें पढ़ोगे तो आपको ये क्लैरिटी मिलती जाएगी। ये प्राइमा फेसी आपकी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और आज का ये जो क्लास है ये बहुत ही बेसिक क्लास है। अगर मैं कि एक 5th क्लास के बच्चे से बोलूँगी डू यू नो व्हाट ABCD इज, ABCDEF, आर यू किडिंग मी? तो वही हाल हमारा आज की इस क्लास में भी होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। जो सुन के शायद आपका भी मन यही करे मुझसे बोलने का, मैम आर यू किडिंग मी? ये चीज तो ऐसी है जो हमारे नस नस में घुस चुकी है, क्योंकि हम राइट फ्रॉम क्लास 11th व्हेन वी वर डिस्कसिंग द पेपर ऑफ बिजनेस स्टडीज, जब आप बिजनेस स्टडीज करके एक पेपर पढ़ते हो तो वहां से जब आप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पिक करते हो, देन यू कम टू नो ओके कंपनी हैज सर्टेन फीचर्स। कंपनी के पास कुछ फीचर्स होते हैं और वो आप तब से अब तक पढ़ते आ रहे हो, और आज फिर एक बार हम उन्हें जरूर पढ़ेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू इग्नोर एनीथिंग, क्योंकि ये हमारे करिकुलम का पार्ट है, तो हम किसी भी तरीके से इसको मिस नहीं करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेम, राइट। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कंपनी के कुछ फीचर्स: आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कैपेसिटी टू बी sued and property in its own name. Now before we actually start this, why company? Why company? ये जानना हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि एक कंपनी की ज़रूरत क्यों होती है, why this particular beautiful form of business organization was introduced। और इसके लिए let's have a look at मेरा डिज़ाइन किए हुए जो छोटे छोटे एनिमेटेड वीडियोस आपको थ्रू आउट द जर्नी दिखेंगे, उसका एक सैंपल, एक वीडियो हम देखते हैं। सारी उम्र खेलता रहेगा या कोई काम भी करेगा? बहुत हुआ अपमान, आप करूंगा मैं काम। सो बनी ने सोचा लेट मी स्टार्ट द बिजनेस, और उसने 1 लाख रुपए के कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। $5 लाख का लोन लिया, तो लुट गए, हाँ लुट गए। 1 लाख रुपए लगाया, पर 5 लाख रुपए बैंक को देने पड़ेंगे। कहां से देगा? अपनी पॉकेट से। बनी डाइड, बिजनेस डाइज। फिर उसने सोचा चलो पार्टनरशिप शुरू करते हैं हनी के साथ। लोन अगेन, लॉस अगेन, लायबिलिटी अगेन। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए सीए साहब। सारी उम्र So when he comes to professionals like us,
सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, किसी के पास भी वो आता है तो हम उसको क्या एडवाइस देंगे बनी को कि बनी इन चक्करों में आप मत पड़ो। बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट प्रोप्राइटरशिप, इफ वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप, जो एक सबसे ब्यूटिफुल फीचर होता है कंपनी का, वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी। भाई आपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगाया है तो वो 1,00,000 डूब जाए तो चलेगा। आपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगाया है और आपका घर बार सब बिक जाए तो क्या ये चलेगा? बिजनेस में ये नहीं चलेगा। सो बिजनेस को चलाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी सेपरेट लीगल एंटिटी एंड देयर शुड बी लिमिटेड लायबिलिटी। मोरओवर, हम अगर एक बिजनेस सेटअप करते हैं, इमेजिन अंबानीज थे, मान लीजिए वीरू भाई अंबानी की अगर हम बात करें तो उनका अगर बिजनेस उनके साथ खत्म हो जाए तो क्या वो यंगर जनरेशन पे कुछ पास ऑन कर पाएंगे? नहीं। मैम कितना अच्छा होता, उनको भी हमारी तरह स्ट्रगल करना पड़ता तो। बट लीगेसी, मोरओवर बिजनेस इज पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशंस, राइट? वो कैसे हो पाता है? जब इंसान के साथ बिजनेस ना खत्म हो, और वो इस कंपनी में बहुत अच्छे से हो पाता है। कंपनी इज सच अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच एक्चुअली प्रूव्स परपेचुअल सक्सेशन टू बी ट्रू इन एवरी सेंस। ठीक है, तो कंपनी के कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो कंपनी को एक्चुअली कंपनी बनाते हैं। तो जब बनी हमारे पास आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? छोड़ो ये ट्रेडिशनल बातें, आओ कंपनी का रिबन काटें। तो हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा देंगे बनी से, और कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट कराएंगे उसका प्रोसीजर हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जानने वाले हैं कंपनी के रिस्पेक्ट में कुछ बातें। कंपनी भाई आर्टिफिशियल पर्सन है कि नेचुरल पर्सन है? नेचुरल है। शादी करा दे कंपनी की। सोचो, रिलायंस गेटिंग मैरिड टू इन्फोसिस, कितना अच्छा रहेगा ना? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भाई शादी तो चलो किसी तरीके से लोग करा भी सकते हैं, उसके आगे का सोचो। अब जिसको जितना सोचना है वो उतना सोच लो, बट नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन क्यों बोलते हैं? बिकॉज बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो एक सिटीजन को करने होते हैं, वैसे ही कंपनी इज अ कॉर्पोरेट सिटीजन कंपनी को भी करने होते हैं। So company cannot see with their own eyes, they cannot hear, they cannot say anything, they cannot get married, of course, they cannot have divorce. तो पर फिर भी artificial person होते हैं, natural person नहीं होते हैं। They come into existence not by natural birth but by the legal process. Separate legal entity. Separate legal entity का केस लॉ ऐसे अगर मैं छुपा भी दूं, मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि बच्चा हर स्टूडेंट उठ खड़ा होके बताएगा मैम सैलमन वर्सेस सैलमन। तो ये केस लॉ इतना ज्यादा पूरी कंपनी लॉ में, आई डोंट थिंक अगर आपको एक केस लॉ याद होगा तो ये तो डेफिनेटली याद होगा, ऐसा हाल रहता है। बट इवन फॉर द वंस हु डोंट रिमेंबर, सैलमन कौन था? बड़ा ही शातिर इंसान था एक। उसने क्या किया? सैलमन एक बिजनेस करता था एंड ही डिसाइडेड कि चलो मैं एक कंपनी बना लेता हूँ। तो सैलमन ने एक कंपनी बना ली और बड़ी खुदा की मेहरबानी थी सैलमन के ऊपर, क्योंकि बच्चे उसके पास बहुत सारे थे। ठीक है, तो जितने बच्चे और ऑफ कोर्स द स्पाउस, तो सबको मिला के टोटल हमारे पास 7 लोग हो गए टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी बनाई। Salomon had a prosperous business of leather and boot. He formed a limited liability company. The shareholders were Salomon himself, his wife, his daughter and his 4 sons. So 5 kids, 6 and 7. Total 7 लोग हो गए Salomon के पास कंपनी बनाने के लिए। इन हाउस इतने लोग मिल गए, कंपनी बन गई। ठीक है, पूरा का पूरा जो बिजनेस था वो कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। सारे शेयर होल्डर्स के पास एक एक शेयर था, बाकी सारे शेयर सैलमन के पास थे। ठीक है, सैलमन ने क्या किया? जब बिजनेस ट्रांसफर किया, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, बिजनेस ट्रांसफर किया टू अ कंपनी, तो कुछ शेयर्स लिए, कुछ डिबेंचर्स इशू कर लिए। आई होप यू आर गेटिंग इट। सी दिस इज नॉट समथिंग जो मैं बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूं, एंड इफ यू फील
इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, यू कैन नॉट। ये कौन है मैम? ये हंसते खेलते बच्चे हैं आपकी तरह। जब हम व्हेन यू क्लियर फाउंडेशन तो आपका ऐसे ही हाल होता है ना। उसके बाद थोड़ा सा इंटर लेवल पे जाने के बाद थोड़े से और सीरियस हो जाते हो, और फाइनल लेवल के पे जाने के बाद एकदम पता नहीं हम क्या बन जाते हैं। तो वैसे ही कुछ हंसते खेलते मुस्कुराते बच्चे हैं, इनकी हंसी ऐसे ही इंटैक्ट हम रहने देते हैं, हम अपना कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, हमारे पास दो लोग हैं, एक है हमारे पास सैलमन और एक है हमारे पास ये कंपनी। ठीक है, सैलमन ने क्या किया, सारा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, और इसके अगेंस्ट क्या लिया भाई? परचेज कंसीडरेशन, अमालगमेशन, मर्जर, ये सब आपने पढ़ा है ना। तो परचेज कंसीडरेशन कुछ तो मिलेगा, तो यहाँ पे क्या दिया गया, इनको कुछ शेयर्स दिए गए और साथ साथ इनको कुछ डिबेंचर्स भी दे दिए गए। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, कुछ शेयर्स दिए गए और कुछ डिबेंचर्स दे दिए गए, और कुछ बैलेंस अमाउंट क्या किया गया, कैश में पे कर दिया गया। ठीक है, सैलमन खुद एमडी था, उसके दो और बेटे डायरेक्टर्स थे, and after 1 year the company ran into financial difficulties and all the debenture holders appointed a receiver and the company went into liquidation। भाई कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई। अब सुनना बड़े ध्यान से, हुआ क्या, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। कंपनी के बैलेंस शीट में यहां पे होगा शेयर कैपिटल, कुछ होंगे सिक्योर्ड डिबेंचर्स या सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और हो सकते हैं हमारे, कुछ होंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भाई किसी से माल लिया है, कुछ गुड्स लिए हैं, उनको अभी पेमेंट नहीं किया, हमारे क्रेडिटर्स हो गए। और यहां पे हमारे होंगे एसेट्स। होगा क्या, इन एसेट्स को हम सेल ऑफ करेंगे, बेचेंगे एसेट्स को। एसेट्स से जो हमको पैसा मिलेगा उनसे हम लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। कैसे लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे भाई? पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को देंगे, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देंगे, और फिर शेयर होल्डर्स को देंगे। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। अब प्रॉब्लम सुनो क्या हुआ। जैसे ये एसेट्स को बेचा गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट की गई, विच इंक्लूड्स द डिबेंचर होल्डर्स। और ये डिबेंचर्स किसके पास है? इसी के पास तो है। तो मतलब सैलमन को पेमेंट यहां कर दी गई, कुछ पेमेंट तो की गई ना, और उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए पैसा ही नहीं बचा। ठन 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 ठन, कुछ भी नहीं बचा। अब ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भड़क गए, उन्होंने कहा कि ये इसी की कंपनी है। मान लीजिए मिस्टर अंबानी अपनी कंपनी चला रहे हैं, मिस्टर अंबानी की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, एन नंबर ऑफ क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं, मिस्टर अंबानी ने सब एसेट वेसेट बेचे, खुद को पैसे ले लिए और क्रेडिटर्स एज इट इज खड़े। क्रेडिटर्स नाराज नहीं होंगे क्या? बोलेंगे ये कौन सी बात हुई भाई, आप ही की कंपनी है, आपने ही ये सारा किया है, आपने इधर उधर से लोन लिया, सारा पैसा अपना तो निकाल लिया, हमारा पैसा डुबा दिया, तो ये तो गलत है, पैसे इनको नहीं मिलने चाहिए। बट लॉ की नजर में देखो तो कंपनी अलग एंड सैलमन अलग। सैलमन इज अ वैलिड डिबेंचर होल्डर, और सैलमन और कंपनी सेम चीज नहीं है कि आप ये आर्ग्यू करो कि उन्होंने खुद को पैसे दे दिए। खुद को नहीं दिए भाई, कंपनी ने सैलमन को दिए। दे बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, दे बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, राइट? सो the said company comes into existence after registration। कंपनी वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, एंड शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। भाई कंपनी डूबी है, कंपनी डूबी है, सैलमन नहीं डूबा है, सैलमन ने नहीं डुबाई है, सैलमन ने नहीं डुबाई है। इस पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे व्हेन वी डिस्कस अबाउट कॉर्पोरेट वेल। ओके, सो आई थिंक 2 फीचर्स आर ऑलरेडी क्लियर। पहला फीचर क्या हो गया हमारा, आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा हमारा फीचर हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरे फीचर पे आते हैं भाई, लिमिटेड लायबिलिटी। ऑल गुड, लिमिटेड लायबिलिटी। कुछ हैंग कर रहा है क्या?
लिमिटेड लायबिलिटी, ब्यूटीफुल फीचर, बनी को इसी फीचर ने तो डुबोया था भाई। बैंक से लोन ले रहे हैं 5 लाख का, अगर हम नहीं रीपे कर पाते, हमारा बिजनेस नहीं चलता है, तो हमें तो अपनी पॉकेट से पैसे देने पड़ेंगे। पर अगर हमने कंपनी बना के कंपनी के नाम पे लोन लिया है और हमारा बिजनेस नहीं चल पाता है, तो भी हमें अपनी पॉकेट से पैसे नहीं देने। कंपनी के पास पैसे हैं तो कंपनी देगी, हम तो नहीं देंगे। That means the liability of company is unlimited, but the liability of members is restricted, is limited to the extent of unpaid amount on shares held by them. ये जो लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी है, मैं आपको क्विकली बता रही हूँ, बाकी हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे देन वी विल रीड अबाउट इट अगेन। ठीक है, कंपनी कैसी हो सकती है हमारी? लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। इट कैन ऑल्सो बी एन अनलिमिटेड कंपनी, बट बहुत रेयर केस में आपको अनलिमिटेड कंपनी, यू हार्डली फाइंड एन अनलिमिटेड कंपनी इन इंडिया एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो हमारी कंपनीज क्या होती हैं? लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब मैम, जैसे अगर मैं सैलमन का ही केस लूं, सैलमन है, उसके 4 बेटे 1 बेटी, that is 4 sons, 1 daughter, 1 wife and Salomon himself. These are all members of that particular company. ये लोग क्या हैं? कंपनी के मेंबर्स हैं। कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी हुई, क्या कंपनी सैलमन से जाएगी और बोलेगी कि आप मुझे 20 लाख रुपए दीजिए, आप मुझे 20 करोड़ रुपए दीजिए, आपने इतना सुंदर फार्म हाउस बनाया, इस फार्म हाउस को बेच दीजिए, 20 करोड़ का ये फार्म हाउस है, उसको बेच दीजिए और पैसे दीजिए, हमें बैंक का लोन रीपे करना है। भाई कंपनी तो आपने ही बनाई है ना। सैलमन बोलेगा वाह, मैंने ये कंपनी बनाई ही इसीलिए ताकि मैं इन चक्करों से दूर रहूं। अगर मुझे ऐसे ही काम करना था तो मैं कंपनी क्यों बनाता? मैं बनी की तरह प्रोप्राइटरशिप ही नहीं बना लेता, मैं तो पार्टनर किसी को ढूंढ लेता, मैं और मेरी बीवी पार्टनर बन जाते और हम तो अपना पार्टनरशिप बिजनेस चला लेते अगर हमें ऐसे ही काम करना था। तो मुझे इन चक्करों से दूर रहना है भाई। ये कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी जाने। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बड़ी नाइंसाफी हो रही है? हर चीज में भाई कर रहा है सैलमन सब कुछ, और जब भी कुछ दिक्कत आ रही है कंपनी जाने, कंपनी जाने, कंपनी जाने। हाँ, तो यही तो एडवांटेज दिया जा रहा है। दिस मेक्स दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनिक, बट इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है, और जब इसका गलत फायदा उठाया जाता है तब कुछ होता है। वो क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अगर कंपनी में शेयर्स होते हैं, शेयर कैपिटल होता है, तो जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतने तक लिमिटेड होती है। अगर 10 रुपए का शेयर मैंने सैलमन को दिया है तो सैलमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सैलमन की ड्यूटी है कि सैलमन आप 10 रुपए कंपनी को दीजिए, क्योंकि 10 रुपए का आपने शेयर लिया है। 10 रुपए से अगर आपने 5 ही रुपए अभी तक दिए तो 5 अभी आपकी लायबिलिटी है, तो आपकी लायबिलिटी 5 रुपए हुई। जिसने 10 में से 10 पूरा दे दिया उसकी लायबिलिटी 0 हो गई, जिसने 10 में से 10 कुछ भी नहीं दिया उसकी लायबिलिटी पूरी 10 रुपए है। तो कितनी लायबिलिटी बनी मेंबर्स की? जो अमाउंट आपने अभी पे नहीं किया है, द अमाउंट विच इज अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय द पर्सन। एंड गारंटी क्या होता है? अमाउंट गारंटीड बाय हिम। सैलमन ने बोला भाई कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। सैलमन की वाइफ ने बोला कि मैं 1.5 लाख रुपए दे दूंगी। सैलमन के बच्चों ने बोला कि हम 50-50 हजार रुपए दे देंगे। तो जितना जितना अमाउंट उन्होंने गारंटी किया ना, उतना उतना वो देंगे। ठीक है, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकेंड। नाउ नेक्स्ट वन इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का क्या होता है? परपेचुटी आपने पढ़ा होगा, एन्युटी पढ़ा होगा, राइट? तो परपेचुटी क्या होती है? इन्फिनिटी, है ना? जब तक, मतलब फॉर सम अनफोर्सीन फ्यूचर, जब तक चलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तब तक वो चलेगी ही चलेगी ही चलेगी। जिसको आप गोइंग कंसर्न करके भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो अकाउंट्स में, तो आपको ये पता चलता है परपेचुअल सक्सेशन, दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू ऑन एंड ऑन एंड ऑन।
किसी की लाइफ की तो आजकल कोई गारंटी है नहीं भाई। पहले तो होता था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी हमारी 75 और बाबा नाना जो हमारे एल्डरली लोग हैं, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो 100 साल भी जीते थे। आज के टाइम में तो ऐसा है नहीं भाई। देखो 60 आते आते एकदम पूरे आप उलट जाते हो और समहाउ 65 70 75 हो गया, दैट्स इट, राइट। सो द सेम थिंग हैपन्स ओवर हियर ऑल्सो। हमें नहीं पता कि मैंने ये कंपनी स्टार्ट की है, मैं कब तक इस कंपनी के साथ रहूंगी, बट द पॉइंट इज कि कंपनी को रहना है। मैं हो सकता है आई मे चेंज, हो सकता है आई मे सेल द कंपनी टू समवन एल्स, हो सकता है आई मे ट्रांसफर माय शेयर्स टू समवन एल्स, हो सकता है आई मे डाई, बट द कंपनी इज गोइंग टू गो on and on. So company goes on forever. Members may come, members may go, members may die. The company goes on and on and on. एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो आर्टिफिशियल तरीके से एग्जिस्टेंस में आई है. इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, राइट? सो सिंस इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज ऑल्सो गोइंग टू डाई बाय लॉ. नेचुरल बर्थ, नेचुरल डेथ हम नेचुरल लोगों के लिए होता है. आर्टिफिशियल पर्सन के लिए आर्टिफिशियल बर्थ एंड आर्टिफिशियल डेथ, दैट इज लीगल बर्थ एंड लीगल डेथ. लीगल बर्थ हम सबको पता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. एंड लीगल डेथ क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, राइट? द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, की कंपनी को अब बंद करना है, ठीक है? तो सिर्फ तभी ये कंपनी बंद होती है, अदरवाइज ये कंपनी चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है. देन कम्स योर कॉमन सील. कॉमन सील इज समथिंग which is a stamp. Earlier it was mandatory. पहले के समय में कंपलसरी हुआ करता था कि कंपनी ने ये डॉक्यूमेंट बनाया, कंपनी ने ये भेजा है, इस पे स्टैंप नहीं है, इनवैलिड हो गया. कंपनी का ये चीज है, इस पे स्टैंप नहीं, इनवैलिड हो गया. बट अब वो कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है. कुछ कंपनीज में अभी भी कॉमन सील होती है, कुछ कंपनीज में कॉमन सील नहीं होती. मैम जहां कॉमन सील नहीं होती वहां कोई तो साइन करेगा ना, क्योंकि कंपनी का सिग्नेचर कॉमन सील हो गया. कॉमन सील अब मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. तो कंपनी का सिग्नेचर तो कॉमन सील था, तो अब कौन साइन करेगा? तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी बाद में कि कौन साइन करता है, ठीक है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये भी एक यूनिक फीचर है कंपनी का. जैसे मैंने आपको बोला ना, मेंबर्स में चेंज, मेंबर्स बदल सकते हैं. मैंने कंपनी बनाई, ठीक है, मैंने कंपनी बनाई, मेरे पास कंपनी के 50 शेयर्स है. या सैलमन की अगर बात करें तो सैलमन के पास कंपनी को ऑलमोस्ट सारे शेयर्स थे. अब सैलमन चाहता है कि उसका एक जो बेटा है वो धोखेबाज निकल गया, ठीक है? तो उसने कहा कि मैंने तो इसको भी शेयर दे रखा है, इसको भी कंपनी का हिस्सा दे रखा है, तो ये भी कंपनी में कंपनी ग्रो करेगी तो ये भी ग्रो करेगा. मैं नहीं चाहता कि ये ग्रो करे और मैं इससे शेयर वापस लेना चाहता हूँ. तो सैलमन क्या करेगा? वो शेयर किसी दूसरे बेटे को, जो उसका बड़ा बेटा है और बहुत जिम्मेदार है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उसको लेके ट्रांसफर कर दिया. कर सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. मैम प्राइवेट कंपनी में तो शेयर ट्रांसफर नहीं होता है, ये सब आपके भ्रम है. ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं होता है. प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी जब हम पढ़ेंगे देन आई विल डिस्कस विद यू दिस रिस्ट्रिक्शन. बट एज ऑफ नाउ कंपनी के फीचर्स क्या हैं? भाई शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं. ओके, सो कंपनी के फीचर्स की अगर स्टार्टिंग से हम बात करें, आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग और हमारी प्रॉपर्टी अलग. इसके लिए एक केस लॉ भी होता है. केस लॉ तो खैर आपको हर ही जगह मिल जाएंगे. देखो एक चीज बताती हूँ. मान लो मैंने क्या किया, एक कंपनी बनाई, ठीक है? कंपनी का एक गोडाउन, उस गोडाउन में थे बहुत सारे मोबाइल फोन्स, क्योंकि मैं इसी का बिजनेस करने वाली थी. तो मैं मोबाइल फोन्स को खरीद के उनको रिटेल स्टोर पे बेचने वाली थी. ये मेरा काम था. तो मैंने बहुत सारे मोबाइल फोन्स गोडाउन में रख रखे थे. मुझे लगा कि यार ये गोडाउन में तो आग वाग लग सकती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ज़रा सा होगा तो ख़राब हो जाएगा पूरा, मुझे बड़ा लॉस हो जाएगा. तो मैंने क्या किया, मैंने कहा
कि मैं इंश्योरेंस लेना चाहती हूँ, मैं इंश्योरेंस लेना चाहती हूँ इन मोबाइल फोन्स पे। तो मैंने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया और उनसे इंश्योरेंस ले लिया। इंश्योरेंस मैंने लिया शिवांगी अग्रवाल नाम से। मुझे लगा मेरी कंपनी, मेरा गोडाउन, मेरे मोबाइल फोन्स की फर्क पैंदा है, तो मैंने अपने नाम से ये इंश्योरेंस ले लिया। इंश्योरेंस कंपनी वाले भी ना बड़े ही महान होते हैं। इंश्योरेंस देते समय तो अरे मैडम ये भी ठीक है, अरे मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया, अरे मैडम मैं हूं ना। तो ये जो मिलियन प्रॉमिसेस होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी वालों के कब आते हैं? जब इंश्योरेंस देना होता है। अब भगवान जी ने इतना मेरा साथ निभाया नहीं और ये गोडाउन में लग गई आग, सारे मोबाइल फोन्स हो गए डिस्ट्रॉय, बट आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। आजकल ऐड आता है ना भाई इंश्योरेंस ले लो तो फिर उसके बाद टेंशन नहीं, लड्डू के टेंशन होते हैं हमें, बाइक वाइक टूटे तो टेंशन नहीं होते हैं। तो वैसे ही मेरे भी मोबाइल फोन्स में आग लग गई, पर मुझे कोई टेंशन नहीं थी। आई वॉज रिलैक्स कि इंश्योरेंस कंपनी तो है ही ना, क्लेम तो मिल जाएगा। जब क्लेम की बारी आई तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हाँ भाई ये मोबाइल फोन किसके थे? मैंने कहा कंपनी के थे। तो आपके पास तो इंश्योरेंस है ही नहीं। मैंने कहा है ना यार, इतना इतना प्रीमियम दिया है मैंने, ये इंश्योरेंस तो मैडम आपके नाम से है ना, मोबाइल फोन तो कंपनी के थे। मैंने कहा तब क्या सो रहे थे जब मैं इंश्योरेंस ले रही थी? जब मैंने इंश्योरेंस लिया था तब भी तो शिवांगी अग्रवाल नाम लिख दिया था। मैम वो तो आपने नाम लिखा तो आपको उस नाम से इंश्योरेंस मिल गया, अब आप बोल रहे हो कि ये कंपनी का था तो हम कंपनी को क्यों दें? मैंने कहा लो हो गया, क्योंकि जब ये क्लेम देंगे तब सब चीज वेरीफाई करेंगे, बट जब ये प्रीमियम लेंगे तो शायद कुछ भी वेरीफाई नहीं करेंगे। द होल प्रॉब्लम हियर इज दैट कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है बेटा और हमारी प्रॉपर्टी अलग होती है। हम कंपनी की प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं ले सकते, कंपनी की प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे नहीं ले सकते। कंपनी की प्रॉपर्टी मतलब कंपनी के नाम पे ही लेनी है। कंपनी का कोई एसेट हो, कंपनी का कोई क्लेम हो, कंपनी की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो, कुछ भी हो, हमेशा याद रखना है कि वो कंपनी के नाम पे ही होनी चाहिए। कंपनी के किसी शेयर होल्डर, डायरेक्टर वगैरह के नाम पे होगी तो नहीं चलेगा, ठीक है? So, no member can claim himself to be the owner of company's property either during its existence or winding up. ठीक है? और ये जो लाइन होती है ना, ये कई बार बच्चों को समझ नहीं आती। इसी का केस लॉ मैंने आपको बताया है। A member does not even have an insurable interest in the property of the company. इंश्योरेंस में एक क्लॉज होता है, शायद आपने पढ़ा हो, कि इंश्योरेंस आप उस प्रॉपर्टी का करा सकते हो जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। मतलब मैं जाके ये नहीं बोल सकती ना मुझे सड़क का इंश्योरेंस कराना है, तो तुमको क्यों सड़क का इंश्योरेंस कराना है या तुमको क्यों इस ब्रिज का इंश्योरेंस कराना है? नहीं, मैं तो इस ब्रिज से ना आती जाती हूँ इसलिए मुझे कराना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फोन है, आपका घर है, आपका गोडाउन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसी का आप इंश्योरेंस करा सकते हो। कंपनी की प्रॉपर्टी में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वी कैन नॉट स्टैब्लिश दैट इंटरेस्ट इवन इफ यू से सो, बिकॉज कंपनी अलग, हम अलग। ठीक, चलो। And a company being a body corporate can sue and be sued in its own name. कंपनी ने धोखा दिया, कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दो। कंपनी को किसी ने धोखा किया, कंपनी उसके ऊपर केस फाइल कर सकती है। उसके लिए एक नेचुरल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, उसको इतना अधिकार दिया जाता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। मेरे लैपटॉप की बैटरी जा चुकी है, सो आई एम टर्निंग इट ऑफ। चलो, अब आता है हमारा एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। सुना है आपने? पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएंगे। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हुआ करता था, ऑल्दो मेरे पास यहाँ पे ना फोटो नहीं है, नहीं तो मैं आपको फोटो से दिखाती तो शायद आपको और मजा आता। बट इमेजिन, थोड़ा सा इमेजिन करिए, ये दो लोग हैं। इमेजिनेशन आपका अपना होना चाहिए, ठीक है? ये दो फोटो मैंने बनाई है। यहां पे फोटो में है
मनमोहन. I will refrain from using surnames just to be on the safe side. क्योंकि आजकल आप लोग ना कुछ भी वायरल कर देते हो तो भैया बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है. लाइव क्लासेस में ना ये ऐसा नहीं हुआ करता था. चलो खैर, ये है मिस्टर मनमोहन, मिस्टर मनमोहन, और ये हैं सोनिया. अब सोचो, शायद आधे बच्चे अभी तक समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाहती हूँ और क्यों करना चाहती हूँ, या मैं क्या लिख रही हूँ या क्या समझाना चाहती हूँ. ट्राई टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इतनी प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई की कि मैम सैलमन ने कंपनी बनाई, सैलमन उस कंपनी का डायरेक्टर था, सैलमन ने उस कंपनी में पैसे लगाए, हर एक चीज सैलमन कर रहा था, फिर भी सैलमन ने लोगों को धोखा दिया और खुद पैसे लेके निकल गया. जैसे आपने अंबानी का केस बताया, ऐसा ही हुआ. ठीक है. द सेम केस, लेट्स से हमारी कंट्री है. हमने ये दो सेपरेट लीगल एंटिटीज हुए, दो सेपरेट एंटिटीज हुए. मनमोहन इज द फ्रंट फेस, जो हमें दिख रहा है कि सब चीज कर रहे हैं. ठीक है, ये किया, ये पॉलिसी लाई, ऐसा किया, ये अबॉलिश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ भी किया, हमें क्या दिखा, ये कर रहे हैं. ठीक है. और अगर कुछ गलत होगा तो क्या हम सोनिया के पास जाएंगे कि आपने ऐसा किया? सोनिया बोलेगी मैंने क्या किया भाई, वो तो जो किया उसने किया. डू यू एग्री विद मी? सेम केस अप्लाइज टू अ कंपनी. भाई कंपनी है फ्रंट फेस, कंपनी कर रही है, कंपनी अलग एंटिटी है. उसके पीछे उसको कठपुतली बना के नचाने वाला कोई भी हो, उसको रास्ता दिखाने वाला, उसको चलाने वाला कोई भी हो, इट डजंट मैटर. इट एब्सोल्युटली डजंट मैटर. हमें कौन दिखेगा करने वाला? मनमोहन. हमें कौन दिखेगा करने वाला? कंपनी. और जब कंपनी कर रही है तो भाई पेनाल्टी, लायबिलिटी, सब चीज कंपनी की ही होगी. पर कई बार ऐसा होता है कि धोखे हो रहे हैं, लूप होल्स आ गए लॉ में, क्योंकि सबको दिखा रहे यार कंपनी के नाम पे ना कुछ भी कर लो. एक कंपनी खोलो, लोन लो, पैसा लो, भाग जाओ. कंपनी समझे, कंपनी की लायबिलिटी आ जाएगी, हम तो बच जाएंगे क्योंकि कंपनी अलग और हम अलग. तो बोला गया कि यू कैन नॉट डू अवे लाइक दिस. इतना कन्वीनियंट है, इतना इजी नहीं होगा. वी डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ कर्टन. एक पर्दा है किसके बीच में? कंपनी और कंपनी चलाने वालों के बीच में एक कर्टन है. एक कर्टन है, एक व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन है. ओके, दैट द मेंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी. The directors are different from the company. The one who runs the company is different from the company itself. So this is a wheel of incorporation which protects the members कि कोई भी liability आएगी. अगर भाई कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, अगर हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो पेनाल्टी हम भरेंगे. अगर कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेगी, अगर कंपनी अपना एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करेगी, आई विल नॉट गो टू द इनकम टैक्स एक्ट राइट नाउ, वी आर डिस्कसिंग कंपनीज एक्ट. अगर कंपनी अपना एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करेगी तो पेनाल्टी कंपनी भरेगी, हम नहीं भरेंगे. पर अगर आइडियली सोचो तो बेटा हो क्या रहा है? कंपनी की थोड़ी ना आंख नाक मुंह कान है कि उसको कैलेंडर देख लेगी कि अच्छा लास्ट डेट थी आज. लास्ट डेट किसको दिख रही है? कंपनी चलाने वालों को दिख रही है. गलती तो कंपनी चलाने वालों की ही है, पर हमने कहा कि ये गलती हम माफ कर देंगे, आपको लायबल नहीं ठहराएंगे. एट प्लेसेस दे आर ऑल्सो लायबल ऑफ कोर्स. उनके ऊपर भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत सारी पेनल्टीज लगती हैं. बट अगर आपने गुनाह किया तो भाई हमें ये पर्दा उठाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सच में वो पीछे कौन है. यही है वो इंसान जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है. तो उसको हमें ढूंढना पड़ेगा और उसको हमें पेनलाइज करना पड़ेगा, उसको हमें सजा देनी पड़ेगी. राइट. तो जैसे हमारा पपेट शो होता है ना, जिसमें हमें दिखता नहीं है कि पपेट्स को घुमा कौन रहा है, चला कौन रहा है, वैसे ही ये पपेट्स और कुछ नहीं हमारी कंपनी है. अरे देखो ये गिर गया,
अरे देखो ये ग्रीन वाला ऐसे गया, अरे देखो ये पिंक वाला राइट को टर्न किया, ये सब हमें दिखता है. बट एट टाइम्स वी नीड टू हैव अ लुक एट दिस कि किसने गिराया, क्या जान के गिराया, समझ गए आप? So that is exactly what corporate wheel means. A company in law is distinct from its members. The principle is called as a wheel of incorporation. Corporate wheel का मतलब होता है कि members को एक protection मिल रहा है कंपनी के एक्शन के. अगर कंपनी को कोई डेट होती है, लायबिलिटी होती है, तो members उसके लिए लायबल नहीं होंगे, राइट? बट sometimes we need to lift or pierce the corporate wheel, या तो पर्दा उठाना, पर्दा फाड़ना, जो भी आप समझो, right? We need to do that. So in certain situation, law disregards the corporate entity and instead pays regard to the individual members behind the legal facade. It is known as lifting of corporate personality. तो कई बार हमें ये जो मुखौटा पहने, मास्क पहने कंपनी है, इस मास्क को उतारना पड़ता है और देखना पड़ता है कौन एक्चुअल में वो कंपनी चला रहा है, ताकि हम उसको लायबल ठहरा सकें. इन जनरल सिचुएशन द पर्सन विल नॉट बी लायबल. फाइन. नाउ इसके लिए ना हम दो चीजें पढ़ते हैं. दो चीजें कौन सी पढ़ते हैं? एक हम पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और एक हम पढ़ते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस. ओके, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को यहां पे रिप्रोड्यूस नहीं किया गया है. द रीजन बीइंग, स्टैट्यूट मतलब क्या होता है? लॉ, एक्ट, राइट? तो कंपनीज एक्ट में ऐसा आप कई जगह देखोगे, यू विल सी एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस कि यहां पे हम कंपनी के साथ साथ कौन रिस्पॉन्सिबल है, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल इज ऑल्सो पेनलाइज्ड. द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल इज ऑल्सो पेनलाइज्ड. इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. प्रोस्पेक्टस में अगर गलती आई तो कंपनी के साथ साथ ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसने प्रोस्पेक्टस बनाया. क्लियर? सो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर राइट नाउ. विल डिस्कस द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस कि कई बार जब ऐसा हुआ, जैसे मान लीजिए अगर मिस्टर अंबानी ने ऐसा कुछ किया कि कंपनी बंद कर रहे हैं, सबका पैसा खा गए और अपना खुद पैसे ले लिए और भाग गए. अब क्या वो लोग शांत रहेंगे? जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वगैरह हैं वो क्या शांत रहेंगे? नहीं. वो कहां जाएंगे? हमारे पास तो आ नहीं सकते भाई, हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वो जाएंगे कोर्ट के पास. तो कोर्ट का दरवाजा जाके खटखटाते हैं और कोर्ट उनको बोलता है बताइए, प्रॉब्लम बताइए अपनी. देन दे डिस्कस कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है. अब कोर्ट क्या करेगा? पूरी प्रोसीडिंग, कोर्ट दोनों पार्टीज की बातें सुनेगा और लास्ट में इस कंक्लूजन पे आएगा कि भाई ऐसी सिचुएशन में हमें डिसरिगार्ड करना पड़ेगा इस फैक्ट को कि ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है. भाई हटाओ ये मुखौटा, लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील एंड लेट्स लुक बिहाइंड द रियल पर्संस जिन्होंने ये फ्रॉड किया है. इनको लायबल ठहराएंगे, इनको पेनलाइज करेंगे, इनसे रिकवरी करेंगे, इनसे पैसे लेने पड़ेंगे. हो सकता है एंड हो सकता है ऐसा ना भी हो. तो कई बार जुडिशियल केसेस जब पहुंचे कोर्ट में, तो कोर्ट में जज ने ये फैसला सुनाया कि हटाओ ये व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो ऐसे कुछ क्लासिक केसेस भी हम पढ़ने वाले हैं अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, राइट? कि ऐसे कुछ केसेस कोर्ट के पास पहुंचे थे एंड द कोर्ट ने ये डिसीजन लिया. ओके, सो राइट, सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू. प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू. In certain matters concerning the law of taxes, duties and stamps,
particularly where question of the controlling interest is an issue. इसका केस लॉ है हमारे पास डिनशॉ मेनेक्जी पेटिट. आई एम श्योर आपने ये केस लॉ भी पढ़ा हुआ होगा. और यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ. कई बार बच्चों के मन में ये आता है कि मैम क्या मुझे ये केस लॉ याद करने हैं. सो आपको ये केस लॉ याद नहीं करना है, सबसे पहली बात तो. ठीक है, तो मैम हमें कौन से केस लॉज याद करने होंगे. आई टेल यू कि कौन से केस लॉज आपको याद करने हैं. ये केस लॉ ऐसे हैं जो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो. सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बहुत मुश्किल होता है कि आप सारे केस लॉज अपने याद कर पाओ फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो इट्स एडवाइजेबल दैट यू रिमेंबर द डिसीजन. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो मैं बहुत कम आपको केस लॉ याद करने को बोलूँगी थ्रू आउट द करिकुलम. हार्डली आप कह सकते हो एक दो तो बहुत ही कम हो गया, पाँच या मैक्सिमम 10, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट द केस लॉज, डोंट वरी अबाउट द पेनाल्टीज, डोंट वरी अबाउट द सेक्शन नंबर्स. सम सेक्शन नंबर्स वी हैव इम्पॉर्टेंट कि हाँ ये सेक्शन नंबर याद करना मैंडेटरी है तो वो आपको याद करना है. ये पेनाल्टी याद करना मैंडेटरी है तो वो आपको याद करना है. ठीक है, ये केस लॉ याद करना मैंडेटरी है तो वो आपको याद करना है. सबका आपको पूरा का पूरा चार्ट दिख जाएगा, तो आप उन सब चीज़ों के लिए परेशान नहीं होइए. लीव दैट हेडेक ऑन मी. ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं. So let's talk about the first case law. Right, थोड़ा सा let's talk about the first case law. Dinshaw, Menegy, Pettit. Again a very smart guy. किया क्या इन्होंने देखा कि मेरे पास बहुत सारी इनकम आ रही है. सपोजिटली अगर आपको मैं अचानक से बोलूँ कि भाई आपको 50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं एवरी ईयर. वाओ मैम, हम तो पहले खुशी के मारे ही मर जाएंगे. 50 करोड़ रुपए मिलने का मतलब आप समझ रहे हो. इमेजिन इट फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू. यू हैव टू पे सच हेवी अमाउंट ऑफ टैक्स, है ना. तो आपके पता नहीं कितने करोड़ टैक्स में चले जाएंगे. तो जस्ट टू इवेड फ्रॉम टैक्स व्हाट ही डिड इज 4 कंपनीज बनाई इन्होंने. शेल कंपनीज, फेक मतलब उन कंपनीज में कुछ भी काम नहीं था. इन चारों कंपनीज के नाम, जैसे अगर इनके पास 500 इन्वेस्टमेंट्स है तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स यहाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफ़र कर दी. अब सब कंपनी को वो इंटरेस्ट इनकम, वो डिविडेंड इनकम मिलने लगी. तो इस तरीके से इनकी जो टैक्सेशन लायबिलिटी थी वो कम हो गई. अब मैम पैसा इधर दे दिया तो पैसा वापस कैसे आएगा. इन कंपनी से लोन के फॉर्म में इन्होंने पैसे ले लिए और वो लोन कभी भी वापस नहीं किया. ठीक है, सो दैट्स हाउ ही ट्राइड टू इवेड द टैक्सेस. दैट्स हाउ ही ट्राइड टू इवेड द टैक्सेस. अब अगर कोई जज आए तो जज क्या बोलेगा, भाई कंपनी है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी की इनकम हुई. हम कैसे ये इनकम क्लब कर दें मिस्टर डिनशॉ के हाथ में. वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज कंपनी अलग और ये अलग, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है. बट जब इनको असली चेहरा दिखाया गया डिनशॉ जी का, तो जज ने कहा कि हटाओ ये पर्दा, आज से ये कंपनी और डिनशॉ एक हुए. जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस. तो ये जो इनकम है ये डिनशॉ जी की ही इनकम मानी जाएगी. अकॉर्डिंगली ही विल हैव टू पे टैक्सेस. राइट, सो द कोर्ट डिसरिगार्डेड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इन दिस पर्टिकुलर केस. नेक्स्ट, अगला हम देखते हैं डिटरमाइनिंग द एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड. ये देखो, अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, भाई हमारे पास एक कंपनी है और वो कंपनी बनी है इंग्लैंड में. वो कंपनी कहाँ बनी है, इंग्लैंड में बनी है. बट इसके जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे जर्मन रेसिडेंट्स हैं. ठीक है, ये सारे क्या हो गए, जर्मन रेसिडेंट्स हो गए. मान लीजिए ये कंपनी हमारी इंग्लैंड की है पर ये जितने भी इसके शेयर होल्डर्स हैं ये सारे क्या हो गए, जर्मन रेसिडेंट्स हो गए. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कब शुरू होती है,
प्रॉब्लम शुरू होती है जब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टर्म पढ़ा होगा वॉर, एंड इनफैक्ट एक टर्म पढ़ा होगा एलियन एनिमी. When two countries are at war, the companies or the entities of those two countries cannot enter into a contract with each other. They cannot enter into a contract with each other, right? तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी यही आई कि ऑल्दो कंपनी भले ही इंग्लैंड की दिख रही हो, इसको चलाने वाले तो सारे के सारे जर्मन रेसिडेंट्स हैं. इसको चलाने वाले तो सारे के सारे जर्मन रेसिडेंट्स हैं. अब यहाँ की कंपनी भाई एक और मान लीजिए इंग्लैंड कंपनी से परचेज सेल का कुछ ट्रांजैक्शन करती है, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैसा है ये इस कंपनी के पास नहीं, ये इस जर्मन के लोगों के पास जा रहा है, विच शुड नॉट हैपन, विच शुड नॉट हैपन. तो ऐसी सिचुएशन में भी द कॉर्पोरेट व्हील इज लिफ्टेड, द कॉर्पोरेट व्हील इज लिफ्टेड. Next is Smith, Stone and Knight Limited versus Lord Mayor etc. of Birmingham. Now, इस केस में क्या हुआ था? एक कंपनी है, इस कंपनी ने एक कोई भी फर्म वगैरह को उठाया, उसको कंपनी बनाई और अपनी सब्सिडियरी बनाई टू डू सर्टेन एक्ट, to do certain act. जैसे I'll take for an example, मैंने आपको बुलाया, ठीक है, और आपको बुला के मैंने कहा कि एक मेरा काम कीजिए. आपने कहा यस मैम, ऑफ कोर्स, आप जो बोले हम वो करने को तैयार हैं. तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप जाओ आपके सिटी के जो भी वहाँ के डीएम वगैरह हैं उनसे ये बात करिए और उनको ये मेरा प्रपोजल दीजिए, एंड वो अगर एग्री करते हैं तो उनसे आप एडवांस लेके आइए. ठीक है, आप गए, आपने वो सारी बातचीत की और उन्होंने एग्री कर लिया, ठीक है, और आप एडवांस आपको मिल गया. ये एडवांस किसका है, मेरा है कि आपका है? ये एडवांस किसको मिला है, मुझे मिला है कि आपको मिला है? भाई मुझे मिला है. क्यों? क्योंकि आप तो मेरे एजेंट की तरह वहां काम करने गए थे ना. सेम केस यहाँ पे भी हुआ है भाई. हम एक कंपनी ने दूसरी सब्सिडियरी को एक पर्पस के लिए बनाया, एक फर्म को सब्सिडियरी में बनाया, ये काम कराया, तो अब जो कॉम्पेंसेशन का हकदार है वो ये कंपनी है. क्यों? क्योंकि वो सब्सिडियरी जो है मात्र इसकी एक एजेंट है ऐसा करने के लिए. Okay, so there was an action for compulsory acquisition of the business premises of the subsidiary. तो इस पे जो compensation मिलना था, इसका हकदार वो सब्सिडियरी कंपनी नहीं थी बल्कि वो पेरेंट कंपनी थी. देखो compensation भी उस हिसाब से मिलता है. अगर एक छोटा सा पर्सन है, मान लीजिए एक कोई गरीब इंसान है, एक गरीब इंसान का ये लैंड है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं प्रेशराइज करेगी और उससे वो लैंड कंपल्सरीली एक्वायर कर लेगी, मे बी एट अ लेसर प्राइस. ठीक है, बट अगर यहाँ पे कोई बहुत पावरफुल पर्सन है तो उसको ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जस्ट एन एग्जाम्पल, प्लीज डोंट गेट इनटू द डिटेल्स. नहीं मैम, गवर्नमेंट तो सबके लिए एक होती है, सबको एक सा कॉम्पेंसेशन ऑफर होता है. मैं आपसे जनरल चीज बात कर रही हूँ, ठीक है. तो कई बार ऐसा भी होता है, बेस्ड ऑन द मेरिट्स आपका कॉम्पेंसेशन बढ़ जाता है. तो यहाँ पे द पॉइंट इज कि पेरेंट कंपनी वाज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन. क्यों? क्योंकि सब्सिडियरी ऑल्दो एक अलग कंपनी है, फिर भी इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि वो एक एजेंट की तरह काम कर रही थी. ठीक, नेक्स्ट, स्टेट ऑफिसर यूटी चंडीगढ़ वर्सेस एसीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. नाउ अगेन अगर हम इस पर्टिकुलर केस में बात करें तो देखो, how do I explain you in a short? Let's say 4
शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने ये कंपनी बनाई। इस कंपनी को एक लैंड मिला है या कोई लाइसेंस मिला है, ठीक है। ये लाइसेंस या लैंड इनको 10 इयर्स के लिए मिला है और बोला गया है 10 साल तक अब इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब ये इस कंपनी के पास ही रहेगा। दिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन एल्स, दिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन एल्स, ठीक है भाई। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अब इन शेयर होल्डर्स ने क्या किया, अपने शेयर्स को ही ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरी कंपनी को। तो ये जो लैंड लाइसेंस सब चीज थी ये दूसरी कंपनी के पास चली गई कि नहीं? आइडियली दे कुड ऑपरेट, दे कुड डू वट एवर दे वॉन्ट टू। तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं लग रहा कि हो गई? ऐसी सिचुएशन में जज ने कहा कि भाई ठीक है, मेंबर्स अलग, वो जो चाहे कर लें, कंपनी अलग, पर ऐसी सिचुएशन में हम इन दोनों को एक मानेंगे और इन्होंने जो अपने शेयर्स ट्रांसफर किए हम मानेंगे कि ये कॉन्ट्रावेंशन है लाइसेंस ट्रांसफर करने का, एंड दिस कैन नॉट बी डन। क्लियर? देखो मैं शॉर्ट में आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ, ये सब चीजें आपने पहले पढ़ रखी हैं, यू हैव स्टडीड दिस बिफोर, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू हाँ ये ऐसे वो वैसे, इतना ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगी। और मैंने आपको ये भी बोला है कि यू डोंट हैव टू लर्न ऑल दीज केस लॉज, राइट। चलो नेक्स्ट है हमारा जोन्स वर्सेस लिपमैन। इसके लिए बस फ्रॉड, कहीं पे भी अगर फ्रॉड हो रहा है भाई, अगर आपका इंटेंशन था टू डिफ्रॉड समवन, अगर आपने कंपनी बनाई ही इसलिए है कि आप किसी को धोखा दे सके, तो फिर धोखे के केस में तो पर्दा तुरंत उठ जाता है और फिर हम एक्चुअल पर्सन को देखेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट ओवर हियर, कंपनीज अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशंस और वेलफेयर लेजिस्लेशंस। एक कंपनी बनाई गई, ठीक है, उस कंपनी के पास क्या था, उस कंपनी को बड़ी सारी इनकम मिल रही थी बहुत सारी जगह से, और कंपनी का जितना भी नेट प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे कंपनी बोनस देती है अपने वर्कमैन को। हमारे पास इंडस्ट्रियल लॉज हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल लॉज हैं जो हमें डिसाइड करता है। आपने एक एक्ट पढ़ी होगी, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, राइट। तो वी हैव डिफरेंट इंडस्ट्रियल लॉज विच एक्चुअली डिटरमाइन कि हमें कम से कम इतना बोनस देना है अपने वर्कमैन को। दिस इज समथिंग विच इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ये आपका लेजिस्लेचर कहता है करने को और आप इससे बच नहीं सकते, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। कंपनी ने सोचा भाई हर साल मुझे इतना बोनस देना पड़ता है, इससे बेटर मैं काम करती हूँ कि ये जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, ये जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है कि मुझे डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह जो मिल रहा है, इस सारी इन्वेस्टमेंट्स को मैं एक दूसरी कंपनी बना के वहाँ ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इससे होगा क्या, इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली मुझे बोनस नहीं देना पड़ेगा। कंपनी अगर सिर्फ अपने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, अपने लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए कंपनी बनाती है तो हम मानेंगे ये कंपनी और ये कंपनी दोनों अलग अलग नहीं है, दे आर सेम। और इस कंपनी की इनकम मतलब इस कंपनी की इनकम दोनों को क्लब करो, उस पर बोनस कंप्यूट करो और वर्कमैन को दो ताकि वो वापस से खुशी से लहरा सके। गेट इट? सो माय डियर, हमने आज के क्लास में क्या क्या पढ़ा? हमने आज के क्लास में फीचर्स पढ़े, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, transferability of shares, capacity to be sued and sue, property in its own name. Apart from that, we also discussed corporate will, and in certain statutory provisions it may be lifted, under certain judicial interpretations it may be lifted. जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के हमने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं कि कब कब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो सकती है। आपके लिए याद रखना क्या ज़रूरी है, रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमी कैरेक्टर, एलियन एनिमी डिटरमाइन करने के लिए। इस केस में अगर हम बात करें, व्हेन सब्सिडरीज एक्ट एज एजेंट,
फ्रॉड के केस में एंड अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशंस, अगर ये वाला पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ तो इसकी कोई प्रॉपर ऐसे हम हेडिंग नहीं दे सकते हैं, बट हाँ शेयर ट्रांसफर का केस आप याद कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ लैंड कैंसिल कर दिया था इन द नेम ऑफ समवन एल्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट, राइट। तो इसकी कोई प्रॉपर हेडिंग नहीं है, बट हाँ आप ये केस कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखिएगा। बाकी आपको केस लॉज के नाम एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। दैट्स इट एंड थैंक यू।